हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हम मेश एनालिसिस को देखेंगे कि हम मेश एनालिसिस हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा किस तरीके से हेल्प कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलें फिर बिना देरी करे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अब हम एक ही प्रॉब्लम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम मैश एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से मैश एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट दिया हुआ है जिस सर्किट के अंदर से हमें मैश एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमें जो करंट फाइंड करना है। मैश एनालिसिस जो है वो सिर्फ हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम अपने जो सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम मैश एनालिसिस के ज़रिए हम जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी करंट, या चाहे तो हम जो करंट एक रोज़ ईच रजिस्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं करंट कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब अगर हम देखें तो अगर हम सीरीज़ और पैरेलल के ज़रिए भी अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें जो यहाँ पे गिवन है वो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि अगर हम R1 को देखें तो हमें पता नहीं चल, वैसे हम सीरीज़ पैरेलल के ज़रिए भी हम इसको यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, मगर जो हमारी जो टाइम कंजप्शन है वो इस सर्किट के अंदर हमें ज़्यादा लगेगी। तो हम इस देखते हैं कि हम मैश एनालिसिस को कैसे यूज़ करेंगे। समय पहले जो चीज़ हमें देखनी है कि हमें जो है वो सिलेक्शन जो करनी है वो हमें मैशेस की करनी है कि हमारे जो क्लोज जो लूप है वो कितने हैं। अगर हम इस जगह पे देखें तो हमारे जो क्लोज लूप है, एक फर्स्ट क्लोज लूप हमें ये गिवन है, एक क्लोज लूप हमें ये गिवन है और एक क्लोज लूप हमें ये गिवन है। यहाँ इस सर्किट के अंदर हमें जो क्लोज लूप जो गिवन है वो हमें 3 क्लोज लूप हमें गिवन है। तो इन क्लोज लूप को देखते हुए हम जो समय पहला जो काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, समय पहले हम इसकी डायरेक्शन सपोज करेंगे कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हम जो डायरेक्शन लेंगे वो हम अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इस तरीके से लेंगे तीनों के अंदर, इस तरीके से हम तीनों के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे। सेकंड जो हमारा जो पॉइंट होगा हम इसके अंदर क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करेंगे तो जब हमने याद होगा कि हमने जब केवीएल को पढ़ा था तो कि इस सर्किट के ज़रिए हमने देखा था कि केवीएल की हमने इक्वेशन किस तरीके से बनाई थी कि जब हमारी जो फाइनल जब इक्वेशन आई थी तो हमारी E1 माइनस E2 इजिकल्स टू हमारे जो जितने भी जो प्रोडक्ट थे और उनके अक्रॉस जितने भी जो करंट फ्लो कर रहे थे उसके अक्रॉस हमने जो फाइंड किए थे। तो इसी तरीके से जब हमने इस सर्किट के अंदर जब हमारा जब R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था वो I2 था तो हमने I2 लिखा था। R3 के अक्रॉस I3 फ्लो कर रहा था हमने I3 लिखा था। इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो अलग फ्लो कर रहा था, तो हमने इतना कोई केस देखा नहीं थे। तो जब हम इस सर्किट को जब हम देखते हैं, जब हम इस सर्किट को देखते हैं तो इस सर्किट के अंदर जब हम मेश नंबर 1 के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हमारा जो अपना जो मेश नंबर जो 1 है I1 जो है उसके एक रो उसके जो मेश के अंदर जो है हमारा रजिस्टर नंबर 1 आता है। जो रजिस्टर जो 1 है उसके जो एक रोज जो है करंट I1 फ्लो कर रहा है। अब जब R2 की जब हम फाइंड करेंगे तो R2 पे जो करंट है वो I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है। I1 की जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है और I2 की भी जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या करेंगे, जब केवीएल जब हम लिखेंगे तो हम जिस मेश के लिए हम जब केवीएल लिख रहे हैं और जब वो कॉमन किसी चीज़ के अंदर आ रहा है तो हमेशा जो हम ग्रेटर का जो साइन लेंगे ना वो साइन लेंगे हम जिस मेश की हम इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हम मेश नंबर 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो R2 के जो अक्रॉस जो करंट होगा वो हम क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2। इसी तरीके से जब हम R3 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, R3 के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, रजिस्टर नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस
R3। जब आप इसको बाकायदा जब आप R3 मल्टीप्लाई बाय R1 जब आप सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हमारा यहाँ पे I1 मल्टीप्लाई हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब करंट सबको जब ईच रजिस्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा, जब आप इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आपको जो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो वही इक्वेशन मिलेगी जो मैं आपको अभी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि मेश एनालिसिस की जो डायरेक्ट जो इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिखें। आप चाहें तो भले केवीएल पूरा अप्लाई करें फिर उसको सॉल्व करके कीजिए, या फिर आप मैं जो आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आप उसके ज़रिए से सॉल्व करें। तो डायरेक्ट मेथड ये है कि जब आप किसी भी मेश के लिए जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं, जिस मेश के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस मेश के जो करंट है, उस मेश को जो आपने जो करंट जो सपोज किया है I1 है, I2 है, R3 जो XYZ आपने जो भी सपोज किया उसको आप हमेशा रखेंगे पॉजिटिव, और उसमें जितने भी कॉमन रजिस्टर आ रहे हैं उनके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रहा है कॉमन रजिस्टर के, उसमें को आप रखेंगे हमेशा माइनस के अंदर। जैसे कि जब हम मेश नंबर 1 के लिए जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने I1 का जो करंट है वो अपने पॉजिटिव रखा है, और जितने भी जो कॉमन रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहे हैं उनको हमने नेगेटिव रखा है। इस तरीके से हम अपनी जो है हर मेश की इक्वेशन बना लेंगे। मेश नंबर 1 को देखें, जो हमने जो यहाँ पे जो करंट जो सपोज किया वो हमने I1 सपोज किया है, इस मेश 2 के अंदर हमने I2 और इस मेश के अंदर हमने I3 सपोजिशन की है। फोर जब हम मेश नंबर 1 के लिए देखेंगे तो हमारा जो समय पहले हम क्या करेंगे, हम उस मेश की इक्वेशन बनाने के लिए केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे, केवीएल के लिए हम क्या करेंगे, हमने याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि द सम ऑफ द करंट इन ए क्लोज लूप इज़ 0। तो हमारा जो करंट I1 है, समय पहले हम पॉजिटिव करंट लेंगे, उस पॉजिटिव को करंट लेने के बाद हमारी जो क्लोज सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, हम सब में टोटल सारे रेजिस्टेंस लिखेंगे। अब इस क्लोज I1 के अंदर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो R1 आ रहा है, R3 आ रहा है और हमारा R2 आ रहा है। तो इसको हम प्लस के अंदर सम ऑफ द रेजिस्टेंस के अंदर लिख लेंगे, R1 आ गया, R2 आ गया और हमारा ये R3 आ गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो लूप जो है, जो हमारा I1 है, उसके अंदर कौन से ऐसे हमारे जो रेजिस्टेंस है जो कि हमारे जो दूसरे जो मेशिस है उसके क्लोज लूप जो है उसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। अब R2 को अगर हम देखें तो इस R2 के अंदर जो है हमारा जो मेश नंबर 1 है उसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस जो कॉमन आ रहा है वो R2 आ रहा है और R3 आ रहा है। तो R2 जो है हमारा कॉमन किसके अंदर आ रहा है, मेश नंबर 2 के अंदर और मेश नंबर 1 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो कॉमन नेटवर्क है, जो मेश है हमारे, सिर्फ वो हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी हमारे जो कॉमन रेजिस्टेंस होंगे जो कि दूसरे मेशेस के साथ कॉमन में आ रहे होंगे उसे हम नेगेटिव के अंदर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने जो क्या लिखा है I2 इंटू R2, यानी कि I2 के अंदर हमारा ये कॉमन मेश आ रहा है और जो रेजिस्टेंस नंबर क्या है हमारी वो 2 है। इसी तरीके से या R3 हमारा, R3 भी कॉमन किसके अंदर आ रहा है, 3 के अंदर आ रहा है, तो हमारा ये आ गया I3 R3 माइनस के अंदर, और इजिकल्स टू हमारा 0, जो हमारा KVL कहता है कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम इन अ क्लोज लूप इज 0। इसी तरीके से जब हम मेश नंबर 2 को देखेंगे तो मेश नंबर 2 के अंदर हम पहला जो करंट क्या लेंगे 2 का, हम वो I2 पॉजिटिव लेंगे। I2 पॉजिटिव लेने के बाद कितने हमारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं इस मेश के अंदर, इस मेश के अंदर हमारे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं R2 आ रहा है और R4 आ रहा है। तो कौन सा हमारे आ रहे हैं इस सेकंड मैच के अंदर, वो हमारे जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो R2 आ रहा है और दूसरा जो है हमारा R4 आ रहा है। तो ये हमने इक्वेशन के अंदर लिख लिया, हमने इक्वेशन में लिखा हमने I2 जो है हमारा पॉजिटिव आ गया, और ये हमारे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं उसके अंदर हमारे R2 एंड R4 आ रहे हैं। इसी तरीके से उसमें जो कॉमन जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कॉमन रेजिस्टेंस हमारे कौन से आ रहे हैं, एक R2 आ रहा है और एक R4 आ रहा है। R2 जो हमारा जो सेकंड जो मेश है उसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, I2 कॉमन आ रहा है जो कि हमारा
I1 के साथ कॉमन है, और जो हमारा जो R4 जो कॉमन आ रहा है वो हमारा R3 के साथ आ रहा है। तो हमने इनको माइनस में ले लिया, और इजिकल्स टू क्या हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे आ गया ई। ये हमारा ई किस लिए आया, ये हमारा ई इसलिए आया कि सेकंड मेश के अंदर हमारी जो यहाँ पे जो है हमें क्या है, वोल्टेज सोर्स गिवन है, यानी कि जो भी हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो इजिकल्स टू जो है हमारा, ये हमारी वोल्टेज सोर्स आ जाएगी। ये वोल्टेज सोर्स जो है, चाहे तो हम उस वोल्टेज सोर्स जो है हम चाहे तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए, तो हमारी इजिकल्स टू क्या बन जाएगी, हमारी ये भी इक्वेशन 0 के बराबर बन जाएगी। अब चाहे तो हम इजिकल्स टू 0 के बराबर लें, या हम इसको जो हमारे जो वोल्टेज सोर्स है हम उसके बराबर लें। इसी तरीके से जब हम I3 करंट यानी कि मेश नंबर 3 के लिए जब हम केवीएल अप्लाई करके जो इक्वेशन हमारी जो बनेगी, हमारा जो आगे पहले I3 आ गया, उसमें कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, हमारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं R3 के अंदर, वो हमारा R4 आ रहा है, R5 आ रहा है, और हमारा R3 आ रहा है। तो ये हमारे 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो इनको हमने क्या ले लिया, सम के अंदर ले लिया, सम के अंदर आ गए। अब उसके बाद जो हमारे कॉमन रेजिस्टेंस आ रहे हैं उसके अंदर एक आ रहा है हमारा R4 आ रहा है, एक हमारा I3 आ रहा है। I3 जो है हमारा I1 के साथ आ रहा है, और R4 जो आ रहा है हमारा वो I2 के साथ आ रहा है। तो हमने इन दोनों को माइनस में ले लिया, और इजिकल्स टू क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया। अब जब हम फाइनल जब इक्वेशन बनाएंगे तो हम मैट्रिसेस के अंदर हम इसको रख के हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर रख के सॉल्व करने की वजह से हमें क्या होता है, मैट्रिसेस के अंदर हमें इजी रहता है कि हम इसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा जो मेश एनालिसिस है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन मिल जाती है। अब इन 3 इक्वेशन को यूज़ करते हुए चाहे हम किसी भी मेथड से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो हम अपनी इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं, मैट्रिसेस के ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं, और बहुत सारे दूसरे मेथड से हम जिसके ज़रिए हम इजीली सॉल्व करके हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मेश का जो काम था वो हमारा इतना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, हम करंट मालूम करना चाहें, अगर हम ईच रजिस्टर के अक्रॉस हम मालूम करना चाहें, तो मैट्रिसेस के ज़रिए हम किस तरीके से यूज़ सॉल्व करेंगे, वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम मैट्रिसेस लेंगे, हम हमारी जितनी इक्वेशन बनेगी हम उतनी रो का हम जो है अपना मैट्रिसेस लेंगे। अब हमारी जो कितने मैशेस बन रहे थे, हमारे 3 मैशेस बन रहे थे, तो हमने कितने लेंगे, 3x3 का मैट्रिसेस लेंगे। 3x3 का मैट्रिसेस लेंगे तो इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देंगे। इधर जो आएगा हमारा I1 आएगा, इधर जो आएगा हमारा I2 आएगा, और इधर जो आएगा हमारा वो I3 आएगा। अब I1 के साथ जो हमारे जो रजिस्टर है हम वो इधर हम रजिस्टर लिखेंगे, I2 के साथ जो रजिस्टर है वो हम इधर लिखेंगे, I3 के साथ जो रजिस्टर है वो हम इस जगह पर लिखेंगे। अगर हम इक्वेशन को जब देखें I1 के साथ कौन से आ रहे हैं, तो I1 के साथ इधर जब हम देखें तो I1 के साथ R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर I1 के साथ R2 आ रहा है, और इधर I1 के साथ हमारा माइनस के अंदर R3 आ रहा है। तो ये हम मैट्रिसेस के अंदर लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा R2 आ गया जो माइनस में था, R3 आ गया जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है ये रही इधर माइनस के अंदर था, तो वो हमने लिख लिया। इसी तरीके से I2 के जो आएंगे रेजिस्टेंस वो हम इधर लिख लेंगे, R3 के जो आएंगे वो हम इधर लिख लेंगे। इस तरीके जैसे कि हम यहाँ पे I3 का क्या गिवन है, R3 प्लस R4 प्लस R5, तो ये हमारा जो है ये आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एनएस की असेंडिंग चाहे तो हम ये जो है रो जो है हम ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पहले हम जो इक्वेशन ये पहली एक मिनट जो पहली जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे I1 की, क्या I1 का I2 जो हमारी जो पहली रो होगी, हम पहली रो इट मीन्स कि हम मिसाल के तौर पे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर I1 हमारा ये था,
I2 के अंदर ये वैल्यू थी, I3 के अंदर हमारी ये वैल्यू थी। इसी तरीके से हम सेकंड रो के अंदर सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर I1 हमारा ये था, I2 की वैल्यू ये थी और I3 की ये थी। इसी तरीके से हम थर्ड को भी ले लेंगे और इसको लेने के बाद हमारी जो सेकंड जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा ये बनेगा I1 मल्टीप्लाई के अंदर I2 एंड I3 और जो इक्वल्स टू के बाद जो आएगी वो हमारी वोल्टेज सोर्स का मैट्रिक्स आएगा, जो कि हमारा जो होगा वो 3 रो 3 रो और सिंगल कॉलम का जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी जो वोल्टेज का जो सोर्स का होगा उसके अंदर हम कॉलम ज़्यादा नहीं रखें, कॉलम सिर्फ एक ही बनेगा। अब पहली इक्वेशन के अंदर हमारे इक्वल्स टू के बाद क्या था, वो हमारा ज़ीरो था, ये ज़ीरो आ गया। सेकंड के अंदर हमारा वोल्टेज सोर्स थी और थर्ड के अंदर भी हमारा क्या था, ज़ीरो था। अब मैट्रिक्स को 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना आता होगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते थे। अब हमें करंट I1 का करंट फाइंड करने के लिए मेश I1 के फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला बनेगा वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा I1। इट मीन्स कि हमें जो समय पहले जो है मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि हमारा जो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो हम किसी भी एक रो को या हम किसी भी एक कॉलम को सपोज कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट जो होता है वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट हर जगह से सेम ही निकलता है। अगर हम रो 1 का जो डिटर्मिनेंट निकालें वो सेम ही होगा R2 और रो नंबर 3 के ज़रिए भी। तो इसलिए हम जो डिटर्मिनेंट है वो हम किसी भी एक रो के ज़रिए निकाल लेंगे। तो आप डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही होगा कि अगर हम मिसाल के तौर पे रो नंबर 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा 23 ये रो डिलीट 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का फार्मूले का जो आता है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और जो हमारे 3 से क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा फर्स्ट साइन जो यहाँ पे जो शुरू होता है पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से हमारा नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके हमारी जो साइंस है वो चलते जाते हैं। फिर हमारे जो आएगा माइनस माइनस का हमारी इससे ये क्या है हमारा -8, हम माइनस का 8 ले लेंगे। माइनस का 8 लेने के बाद ये रो डिलीट कर देंगे हम, ये रो डिलीट कर देंगे, ये रो डिलीट कर देंगे। फिर ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10 से होगा, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 से होगा। फिर जो आंसर आ जाएगा, एक आंसर हमारा जो है पॉजिटिव में आ रहा होगा यहाँ पे, फिर माइनस के अंदर फिर हमारा एक यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। फिर जो थर्ड जो आएगा वो फिर हमारा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का है पॉजिटिव। ये हमारी जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। फिर थर्ड जो हमारा किस तरीके से निकलेगा, थर्ड जो हमारा निकलेगा ये रो डिलीट हो जाएगी, हमारी ये रो डिलीट हो जाएगी। फिर ये 8 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट जिस तरीके से सॉल्व करते हैं हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। 3/3 का डिटर्मिनेंट जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो है हमारी वो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मिल गई। अब करंट जो फाइंड करना है हमें मेश नंबर 1 के ज़रिए फाइंड करना है। तो मेश नंबर 1 के लिए फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम I1 की जो हमारी जो जगह थी इस जगह पे हम जो है अपनी वोल्टेज सोर्स को रख देंगे। अब वोल्टेज सोर्स याद है हमें 0, और ये बात मैं बताना भूल गया कि जब हम ये इक्वेशन बना लेंगे, ये जब हमने पूरी इक्वेशन बना ली तो हम इनकी जगह हम इनकी जो रियल वैल्यू जो गिवन है हम वो वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमें
ये है कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। अगर हम अभी वैल्यू पुट नहीं करते फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो हमें जो है टाइम कंजप्शन हमारी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वैल्यू जो है हाथ के हाथ हम पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद I1 का जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, I1 की जगह जो है हमारे करंट नंबर 1 की जगह हमने क्या पुट कर लिया, यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स वाला जो कॉलम था मेट्राइसिस का वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे I1 की जगह। और ये जो हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो था हम ये मेट्राइसिस का जो ये था हमारा हिस्सा, ये हम सेम रखेंगे। इसी तरीके से फिर हम जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालें। इसका डिटर्मिनेंट जब हमने सॉल्व किया तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 1425 ही हमारा डिटर्मिनेंट आया। इसी तरीके से I2 का जब निकालेंगे तो कॉलम नंबर 2 के अंदर हम वोल्टेज सोर्स रख देंगे, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। और ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 है और जो कॉलम नंबर 3 है वो हम सेम रखेंगे। इसी तरीके से I3 का जब निकालेंगे तो कॉलम नंबर 3 के अंदर हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू रखेंगे। और ये दो कॉलम जो है हमारे जो मेट्राइसिस के हैं वो हम सेम रखेंगे। ये हमारा I3 के डिटर्मिनेंट आ गया। अब तीनों के डिटर्मिनेंट गिवन हो गए करंट के वैल्यू पुट करने के बाद, और जो हमारा जो मेट्राइसिस का डिटर्मिनेंट था हमने वो भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला I1 का उसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से हम, तो हमारा जो करंट जो भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे उस मेश के एक रोज जो है हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। अब इधर जब हमने I1 के डिटर्मिनेंट को जब हमने मेट्राइसिस के डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो हमारी जो करंट आया वो 1.2 एम्पियर आया। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेश जो फर्स्ट मेश था उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा 1.22 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से I2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मेट्राइसिस का डिटर्मिनेंट, तो ये इक्वेशन ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो वैल्यू आई है वो आ गई 2.63। ये 2.63 जो करंट है वो हमारा मेश नंबर 2 के अंदर जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हमारा जो सेकंड क्लोज लूप था उसके अंदर हमारा ये करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से I3 का जब हम फाइंड करेंगे तो I3 का 1.39 आ रहा है कि इट मीन्स कि हमारा जो क्लोज लूप जो लूप नंबर 3 था, जो करंट नंबर हमारा 3 था, उसके अंदर जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जो फ्लो हो रहा है हमारा 1.39 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है हम किसी भी लूप के अंदर हम करंट फाइंड कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल के अंदर हमें कॉम्प्लिकेशन होती है। या आपको फर्स्ट वीडियो हमने थोड़ा इतना डिटेल से जाके पढ़ा है तो इस वजह से ये जो वीडियो है हमारी इतनी लंबी हो गई। जब आप इसको बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद बाकायदा महसूस होगा कि हमारे जो मेश, आप इसको एक इसी प्रॉब्लम को एक बार सीरीज पैरेलल से सॉल्व करिएगा, फिर सीरीज पैरेलल सॉल्व करने के बाद अब मेश एनालिसिस के ज़रिए सॉल्व कीजिएगा, तो फिर आपको बाकायदा फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हमारा जो मेश एनालिसिस है वो हमारी कितनी हेल्प करता है और हमारा कितना टाइम बचाता है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चाहे तो हम करंट जो हमें अगर पूछा है तो हम किसी मेश के ज़रिए हम करंट फाइंड कर देंगे। अगर किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हमें करंट तो गिवन हो गया। अब करंट गिवन होने की वजह से तो हम क्या कर लेंगे, R1 की अक्रॉस जब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा जो करंट क्या है, तो R1, अब हम अगर देखें ऊपर जाके, अभी इधर अगर R1 की अक्रॉस हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा जो करंट है वो इस जगह पर क्या है, तो इस जगह पर अगर हम देखें हमारा जो करंट हमने जो फाइंड किया है I1, अब ये जो हमारा जो रजिस्टर है ये हम किसी भी मेश के साथ हमारा कॉमन में नहीं आ रहा, ना I2 के साथ I3 के साथ कॉमन में आ रहा है, ना I2 के साथ हमारा कॉमन में आ रहा है। तो हमारा जो करंट फ्लो जो कौन सा करेगा वो हमारा I1 का ही करंट जो है हमारा R1 के अक्रॉस है वो अपना फ्लो करेगा। तो हमारा जो R1 के अक्रॉस जो हमारा करंट क्या आ गया, हमारा जो I1 का करंट था वो हमारा 1.2 एम्पियर था, वो हमारा ये करंट आ गया। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस, अब R2 याद करें, अभी हमने ऊपर जाके देखा कि R2 जो है हमारा I1 और I2 के साथ हमारा कॉमन के अंदर आ रहा है। अब कॉमन में आने की वजह से अब हम क्या देखेंगे कि करंट किसका ज़्यादा है। अब हम इधर देखें तो हमारा जो करंट जो है I2 के अक्रॉस क्या हमारा 2.63
और I1 के अक्रॉस क्या है हमारा वो 1.22। अब इधर हम देखें तो हमारा जो करंट जो है वो I2 का ज़्यादा है I1 के बनिस्बत। तो इसीलिए जो क्या करेंगे, ज़्यादा जो करंट होगा उसमें से हम कम वाला जो करंट है हम माइनस कर देंगे, तो हमारा उस रजिस्टर के अक्रॉस करंट आ जाएगा। अब I2 में से I1 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो करंट आया वो 1.413 एम्पियर आया, ये हमारा I2 के अक्रॉस आ गया। इसी तरीके से जब हम I3 का फाइंड करेंगे तो I3 जो है जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो कॉमन वो करंट नंबर मेश नंबर 1 और मेश नंबर 3 के अंदर आ रहा है। अब हम ऊपर वही देखेंगे कि हमारा मेश करंट जो है I3 का जो हमारा जो करंट आ रहा है 1.39 आ रहा है और I1 का जो है 1.22 आ रहा है। अगेन जो हमारा जो करंट जो 3 का है वो हमारा ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी जो इक्वेशन R3 के जो अक्रॉस जो आ जाएगा वो हमारा जो करंट आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि I3 माइनस I1 कर देंगे तो ये जो हमारा करंट की जो वैल्यू है ये हमारे R3 के अक्रॉस आ गई। इसी तरीके से हम 4 निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे जो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर है वो हमें ईजिली मिल जाएंगे। तो हमें कोई सीरीज़ याद होगा कि सीरीज़ पैरेलल के अंदर हम टोटल करंट निकालते थे। टोटल करंट निकालने के बाद फिर हम जिस जगह से हमारी जो वोल्टेज सोर्स होती थी उस जगह से हम टोटल करंट फिर जहाँ जहाँ डिवाइड होता था फिर उनको माइनस करते थे, फिर दूसरे का फाइंड करते थे, फिर माइनस करते थे। इसी तरीके से हम फाइंड पूरा करते थे। अब जब हमने ईजीली जब हम तीनों का करंट हमने जब फाइंड कर लिया तो हमने यहाँ पे जो है करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने कितनी जल्दी हमने ये जो निकाला है, हमने किस कदर हमने कितनी जल्दी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो अभी के लिए हम बस एक ही प्रॉब्लम को रखते हैं, फिर अगली जो है हम अपनी यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम को देखेंगे कि हम मेश एनालिसिस के ज़रिए हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।